गरीब बहनों का ब्यूटी पार्लर। बबली, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि हम दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर में इतनी बड़ी हस्ती अपना मेकओवर कराने आ रही है। ब्यूटी, हम बहनें यही तो चाहती थी कि हमारा ब्यूटी पार्लर सिर्फ शोभेपुर गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी शुमार हो। आज हमारा सपना साकार होने जा रहा है। बबली और ब्यूटी दोनों बहनें थीं। शोभेपुर गांव में उनका एक बड़ा ब्यूटी पार्लर था। दोनों बहनें बातें ही कर रही थीं कि एक लंबी चौड़ी गाड़ी उनकी ब्यूटी पार्लर के बाहर आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक रईस औरत जिसका नाम माया था उनके ब्यूटी पार्लर में दस्तक देती है। हम बहनों के ब्यूटी पार्लर में आपका तहे दिल से स्वागत है माया मैडम। थैंक यू ब्यूटी एंड बबली। तुम दोनों के पास सिर्फ 1 घंटा है। आज माया के लिए मुख्य दिन है। आज मेरा स्टेज शो है, इसलिए अच्छा सा मेकअप करना। माया मैडम, अगर आप ड्रेस दिखा देती तो मेकअप में मदद मिल जाती। मगर मेरी कपड़ों से मेकअप का क्या लेना देना है? मैडम, कपड़ों से काया पलट, मेरा मतलब मेकअप पर बड़ा जोर पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई साड़ी पहन रहा है तो उसका मेकअप सभ्य सिंपल ही शोभा देता है। अगर किसी दुल्हन का साज श्रृंगार हो तो उसका हैवी मेकअप शोभा देता है विद गोल्डन आई शैडो। ये देखा, मुझे आज शाम के स्टेज शो में ये स्लीवलेस वाइन कलर का गाउन पहनना है। मुख्य तौर से आपके मेकअप में आपके स्मोकी आई मेकअप पर जोर देना होगा। ब्यूटी, तुम इनके बाल बना दो, मेकअप मैं करती हूँ। दोनों बहनें माया का मेकअप करने लगती हैं। कुछ देर बाद मैडम, आपका मेकअप पूरा हो गया। शीशे में अपनी सूरत देखकर माया बेहद खुश होती है। वाओ, क्या लुक दिया है तुम दोनों ने। सचमुच आज से पहले अब माया का मेकअप किसी ने इतनी बेहतर तरीके से नहीं किया। 15 मिनट में इतना प्यारा मेकअप, आउटस्टैंडिंग। जब तुम दोनों बहनें इतना अच्छा मेकअप करना जानती हो तो इस गांव बाजार के बजाय शहर में ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोलती? वहां तुम इसे बढ़ चढ़कर प्रसिद्धि प्राप्त कर सकती हो। तुम्हारा मेकअप शहर के बड़े मेकअप मैन को भी मात दे सकता है। वैसे इतना अच्छा मेकअप तुमने सीखा कहाँ से? गरीबी से। इस ब्यूटी पार्लर के पीछे हम दोनों बहनों की घनघोर गरीबी छिपी है। 2 बरस पहले की बात है। क्या बात है बाबूजी, आज आप बड़े परेशान हैं? सोच रहा हूँ कि कल सवेरे ये घर हमसे छिन जाएगा। तेरा किसान पिता कर्जदार हो गया है। अब तेरे बेबस बाप के पास उतने पैसे भी नहीं कि कर्ज उतार सके। पिताजी, हिम्मत मत छोड़िए, आपकी दोनों बेटियां आपके साथ हैं। बेटियों की बात से बैजू कुछ घड़ी के लिए शांत हो जाता है, मगर देर रात तक बेबस बाप शोक के समंदर में डूबा रहता है। सवेरे उसके जीवन की नैया डूब जाती है। पिताजी उठिए। ब्यूटी, बाबूजी कुछ कह नहीं रहे। बाबूजी हमें छोड़ गए बबली। पिता के चले जाने से दोनों बेटियां बिखर जाती हैं। उसी बीच साहूकार की पत्नी रमीला उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। रमीला काकी, कहिए कैसे आना हुआ? जल्दी से दोनों अपनी गठरिया बांधकर घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे बाप ने मेरा कर्जा खाया है, ये घर मेरा है। काकी, हम बहनों को बेघर ना करिए। एक तो बाबूजी चल बसे, बस हमें थोड़ी मोहलत दीजिए, आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर 1 महीने के भीतर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो अपना हिसाब लगा लेना। हाँ। रमीला के जाते ही बबली कहती है, ब्यूटी, हम दोनों बहनें खुद ही दाने दाने पर मोहताज हो गई हैं। अरे इसका पैसा कैसे चुकता करेंगे? बबली, अब हमारे हाथों का हुनर ही हमें कर्जदार के चंगुलों से छुड़ाएगा। हम दोनों बहनों ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है। हमारे गांव में दूर दराज तक एक भी ब्यूटी पार्लर नहीं, और फिर सजना संवरना किस औरत को पसंद नहीं। हम दोनों गांव की औरतों से शुरुआत करते हैं और कुछ पैसे बटोर कर ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे। चलो सभी औरतों को बता देते हैं। दोनों बहनें घर घर जाकर सभी औरतों को अपनी ब्यूटी पार्लर की कलाकारी के बारे में बताकर आती हैं। अगले दिन चंदा उनके घर आकर कहती है, अरे ब्यूटी बबली, कहाँ हो दोनों बहनें? चंदा चाची, हम दोनों यहाँ हैं। जरा जल्दी से मेरा चेहरा चमका दो, वो क्या है ना, आज ब्याह में जाना है। चिंता मत कीजिए, हम दोनों बहनें आपका ऐसा मेकअप करेंगी कि शादी में सबसे सुंदर आप ही की सूरत लगेगी। एक और बबली चंदा का मेकअप करने लगती है तो वहीं ब्यूटी उसके बाल संवारने लगती है।
ये देखो चंदा चाची, आपका मेकअप पूरा हो गया। हाँ, तुम दोनों बहनों ने तो अपने मेकअप से मेरी काया पलट ही कर दी। ब्यूटी पार्लर का काम बड़ी ही बारीकी से सीखा है तुम दोनों ने। कितने पैसे दूं? चंदा चाची, आप अपनी खुशी से जो भी देना चाहे दे दीजिए। तो फिर ये लो 500 का पत्ता। सप्ताह भर के भीतर ही दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर की कलाकारी का बखान गांव भर में फैल जाता है। औरतें अपना रूप संवारने निखारने की खातिर उनके घर आती, मेकअप करती और पैसे देती। हम दोनों बहनों के हाथों के हुनर से हम बहनों ने मेकअप से इतना मूल्य जोड़ बटोर लिया जिसे हम एक ब्यूटी पार्लर खोल दें। सोचो, अगर गांव में हमारे ब्यूटी पार्लर के काम में इतनी कमाई हो सकती, तो अगर हम यही ब्यूटी पार्लर बीच बाजार में खुल जाए तो अलग अलग गांव की औरतें भी वहां आकर मेकअप करवा सकती हैं। किए गए मेकअप से कमाया मूल्य से वो ब्यूटी और बबली नाम से एक पार्लर की ओपनिंग करती हैं। वो आने वाली पहली युवती सरपंच की बेटी रोशनी थी। रोशनी, तुम हमारे पार्लर में? वो मुझे अपनी शादी की प्री ब्राइडल लुक की फोटोग्राफी और ब्याह के दिन ब्राइडल मेकअप करना है। तुम दोनों बहनों से बेहतर कोई और कहाँ मेकअप करना जानता है। रोशनी, प्री ब्राइडल और शादी के दिन वाले ब्राइडल के लिए हम दोनों बहनें 25,000 रुपए लेंगी। उसमें तुम्हें एक पैकेज मिलेगा जिसमें थ्रेड, ब्लीच, हेयर वॉश, फेशियल, वैक्स इत्यादि शामिल होगा और मेकअप में फुल ब्राइडल बॉडी पॉलिश प्लस मेकअप होगा। अरे ये तो सुनहरा ऑफर है, चलो फिर मुझे सजाना शुरू कर दो। दोनों बहनें रोशनी का मेकओवर करती हैं, जिससे उन्हें बड़ी बेहतर कमाई हाथ लगती है। सचमुच तुम दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर की मुख्य तौर से मेकअप की बारीकियां ही हैं, जो औरतों के बीच सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मंजर में बदलता जाता है। दोनों बहनों का ब्यूटी पार्लर उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। ब्यूटी, हम दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर के बलबूते हम बहनें कर्जे से उबर चुके हैं। आज हम दोनों बहनें जो कुछ भी हैं अपने ब्यूटी पार्लर की बदौलत ही हैं। हमारा ब्यूटी पार्लर अब हर एक गांव में अपनी छवि छाप छोड़ चुका है। हमें वर्कर की जरूरत है, क्यों ना हम अपने गांव की बेबस बेसहारा औरतों को अपने ब्यूटी पार्लर में ही रोजगार दें, जिससे वह कमाई के साथ साथ हाथों की कलाकारी भी सीख जाएंगी। हाँ, ये सोच बेहतर है। दोनों बहनें अपने गांव की बेसहारा औरतों को अपने ब्यूटी पार्लर में काम देती हैं, जिससे गांव उनकी खूब सराहना करता है। इस तरह हम दोनों बहनों ने अपने ब्यूटी पार्लर के बलबूते घनघोर गरीबी को अपने मेकअप की कला से मात दी। वाकई तुम दोनों बहनों का बुलंद हौसला सराहनीय है। देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे मेकअप का मुकाबला बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के लिए करना मुश्किल हो जाएगा। ये लो मेकअप के पैसे। माया दोनों बहनों के मेकअप और उनके ब्यूटी पार्लर का खूब बखान करती है और उन्हें मेकअप के पैसे चुकाकर चली जाती है, जिसके बाद अंत में उनके ब्यूटी पार्लर में रमीला दस्तक देती है। ब्यूटी बबली, अंदर आने की इजाजत है? क्यों नहीं रमीला काकी, आइए। मुझे तो लगा मैंने उस रोज तुम दोनों बहनों के साथ बुरा बर्ताव किया था, तुम मुझे दरवाजे से ही खदेड़ दोगी। अरे काकी, वो बातें तो हम दोनों बहनों ने कब की बिसार दी। बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। बिटिया, जरा मेरा सुंदर सा साज श्रृंगार कर दो। दोनों बहनें रमीला का सुंदर मेकअप करती हैं, जिसे देखकर रमीला कहती है, इतना सुंदर श्रृंगार किया है तभी तो सब गांव की औरतें तुम दोनों बहनों की ब्यूटी पार्लर का बखान करते हुए नहीं थकती। इसी के साथ बबली और ब्यूटी बहनों के ब्यूटी पार्लर की ये कहानी यहीं खत्म होती है। 3 अत्याचारी सास और बेचारी बहू। कुसुम बहुत सुंदर सुशील लड़की थी, जिसकी शादी प्रदीप नाम के लड़के से हुई थी। हालांकि नई बहू को सिर्फ एक सास का दिल जीतना होता है, पर यहाँ कुसुम को 3 खड़ूस सासों का दिल जीतना था। क्या वो ऐसा कर पाएगी या वो तीनों सास उस पर भारी पड़ जाएंगी? आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक थी कुसुम की सास गायत्री, दूसरी थी मंजरी दादी सास और तीसरी थी कमला उसकी बुआ सास। वक्त बीतता है, तीनों उसे बहुत परेशान कर उस पर बहुत अत्याचार करती हैं। एक दिन खाने के समय उसकी सास गायत्री उसे बुलाती है। अरे ओ कुसुम बहू, तूने कैसे पापड़ जैसे रोटियां बनाई हैं और जला भी दी हैं, जरा ढंग से बना कर ला। माँ जी, ठीक तो है रोटियां, और कहीं से जली हुई भी नहीं है और ना ही कच्ची है। पापड़ तो बहुत दूर की बात है।
बहू, अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी क्या? और हाँ बहू, जरा मेरे लिए मीठी लस्सी बना कर दिया। मेरा ये सब नहीं खाऊंगी। पता नहीं कैसा बनाया होगा तूने ये सब। हाँ बहू, तू ये सारा खाना हटा ले, मेरा मन भी नहीं कर रहा ये खाने का। तू ऐसा कर, मेरे लिए रबड़ी बना कर ले आ। अरे माँ जी, आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं? और दादी सास, आपके कहने से तो ये सारा खाना बनाया मैंने। और बुआ सास, आपके हिसाब से ही मैंने नमक मिर्च कम डाले, फिर भी आप तीनों को ये खाना पसंद नहीं आ रहा। जा, नहीं आ रहा बोल। अगर तू जाकर ये खाना मंदिर के पास बैठे लोगों को खिला दियो। अभी हमारे लिए हमारी पसंद का खाना बना दे दोबारा से। हे भगवान, मुझे एक अकड़ू सास कम थी क्या, जो आपने दो और अकड़ू मनमर्जी सासों को मेरे पल्ले बांध दिया। मेरा क्या होगा? कोई भी काम त्रिदेवियों को पसंद नहीं आता। एक आवाज लगाती हैं तो दूसरी भी संग संग साथ में आवाज लगाती हैं, और ये जानबूझकर करती हैं। अरे ओ बहू, अपने मन में जो ख्याली पुलाव तू बना रही है ना, हमारा पेट उससे भी नहीं भरेगा। जाकर कुछ और बना। बस इसी की कमी थी, अब तो मैं मन में भी कुछ नहीं सोच सकती। जी दादी सास, बुआ सास, ला रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर। ये कहने के बाद कुसुम रसोई में जाकर तीनों सासों की फरमाइश का खाना बनाती है। कुछ देर बाद तीनों की पसंद का खाना बनाकर उन्हें खिला देती है। तभी प्रदीप आ जाता है। अरे मुझे खाने में तो आज कुछ अलग ही लग रहा है। क्या बात है कुसुम, पार्टी चल रही है क्या मेरी माँ, दादी और बुआ के साथ? हाँ, इन त्रिदेवियों ने मेरी बैंड बजा रखी है और इन्हें पार्टी सूझ रही है। मैं बड़ा इनके साथ पार्टी करूंगी ना। ऐसे खाना बनाकर हालत पतली हो गई है। अरे नहीं नहीं प्रदीप जी, पार्टी नहीं हो रही। नॉर्मल खाना भी बनाया था, पर वो मैंने भिखारियों को दे दिया। आहा, अब आया ना जीभ पर स्वाद। वाह वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। अब तो मुझे चैन की नींद आएगी। सच में बहू, मजा आ गया। वैसे तो तेरी पहली रसोई हो चुकी, पर फिर भी मैं तुझे दोबारा से खाना बनाने के लिए ये शगुन के 11 रुपए दे दी हूँ। संभाल कर रख, आशीर्वाद है मेरा। इतनी मेहनत अगर मैं बाहर वाले मेहमानों के लिए करती ना, तो कम से कम वो भी मेरे हाथ में 500 रखते। और इनको देखो, 11 रुपए देकर मेरा खून जला रही है। इससे तो अच्छा दो ही मत कुछ भी, मैं वैसे ही रह लूंगी। हे भगवान, मेरी तरह कभी किसी को 3-4 सांसें मत देना। शुक्रिया बुआ सास जी। ये कहते ही तीनों सास घोड़े की तरह अपने अपने कमरे में जाकर पसर जाती हैं। अगले दिन जब दोपहर में तीनों बैठकर टीवी देख रही थीं, तो कहती हैं, अरे ओ गायत्री, अब बहुत गर्मी लग रही है, जरा एसी तो चला। माँ जी, ननद जी को कह दीजिए। कमला दीदी, जरा हो एमसी का बटन ऑन कर दीजिए, एसी चालू हो जाएगा। अरे भाभी, मैं क्यों करूं, आपके होते हुए। बहू, मेरे सामने मेरी बेटी पर हुक्म चला रही है, जरा सा उठ नहीं सकती? ना ना ना, ऐसी बात नहीं है माँ जी, सीरियल चल रहा था ना, मैं अपनी बहू को ही बुलाती हूँ, वो हम तीनों की बात सुन लेगी। अरे हर वक्त उसे ही आवाज लगाती है तू मेरे काम पर। तू भी तो बहू है, जा जाकर एसी ऑन कर। जी माँ जी। ये कहते ही गायत्री एसी चालू करने जाती है, पर उसका ध्यान एमसीवी के निकले हुए तारों की तरफ नहीं जाता, और जैसे ही वो स्विच को छूती है तो करंट के तारों से चिपक जाती है। अरे राम, चिपक गई मैं तो। माँ जी, अरे मम्मी, भाभी तो चिपक गई, उन्हें छुड़ाना होगा। बचाओ बचाओ, कोई भाभी को बचाओ। ये कहते ही कमला उसे छुड़ाने जाती है कि उसे पकड़ते ही वो भी करंट के झांसे में आ जाती है और बिजली के झटकों को लगातार महसूस करती है। मम्मी, मैं चिपक गई। अरे मोरी मैया री, अरे मोरी मैया, ये क्या, दोनों एसी चलाने के चक्कर में चिपक गई। क्या करूं, कैसे बचाऊं? हाँ, मेरी छड़ी से मुझे करंट नहीं लगेगा और दोनों छूट जाएंगी। अरे छोटी बहू कुसुम, जल्दी आओ, तेरी दोनों सास चिपक गई हैं। ये कहते ही डर डर के अपनी छड़ी से उन दोनों को छुड़ाने जाती ही है कि छड़ी हाथ से छूट जाती है और वो भी उन दोनों के साथ चिपक जाती है, और इसके बाद तीनों एक दूसरे की शक्ल देखकर हिलते हैं। बाऊ,
जहां तीनों एक दूसरे से चिपक कर बिजली के मजे ले रही थीं, वहीं कुसुम खाना बनाते हुए खुद से कहती है, अरे बड़ी देर हो गई, ये तीनों महारानियों की अभी तक आवाज क्यों नहीं आई मुझे? अब तक तो 10 काम करवा लेती। चलो मैं खुद ही जाकर उनसे काम की पूछ लेती हूँ। ये बोलते ही कुसुम जैसे ही हॉल में जाती है तो तीनों को एक साथ करंट से चिपका हुआ बिजली के तारों के साथ देखती है और कहती है, हे भगवान, मेरी तीनों सास ऐसे कैसे चिपक गई? ओ नो, एसी के तार को टूटा हुआ देखा था मैंने सफाई करते वक्त। पता नहीं मैंने माँ जी, बुआ सास और दादी सास को मना क्यों नहीं किया। बाप रे बाप, अब मुझे इन्हें बचाना ही होगा, चाहे मेरी सास कैसी भी सही, पर इतनी बुरी भी नहीं है। तभी कुसुम हड़बड़ाहट में जाकर पहले मेन बॉक्स की एमसीबी को गिरा देती है, जिससे उसकी तीनों सास झटके खाकर जमीन पर गिर जाती हैं। तभी लाइट्स ऑन करके जब वो अपनी तीनों सास के पास आती है तो देखती है, हे भगवान, मेरी तीनों सास का कचुम्बर निकल गया, तीनों पापड़ बन गई हैं। बाल तो देखो ऐसे खड़े हो गए जैसे अभी अभी स्टिंग पी लिया हो। माँ जी, दादी सास, बुआ सास, आप तीनों ठीक तो हो ना? मुझे तो नहीं लग रही, डॉक्टर को बुलाना ही होगा। ये कहते ही वो डॉक्टर को कॉल करती है, साथ ही प्रदीप को भी तीनों के बारे में बता देती है। कुछ देर के बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं और डॉक्टर तीनों को एक एक करके एग्जामिन करता है। कमला जी, जरा अपनी आंख खोल कर रखिए। ये बोलकर डॉक्टर एक की आंखें चेक करता है तो मंजरी के हार्ट बीट्स और पल्स चेक करता है। अरे मैं तो हैरान हूँ अम्मा जी, आप तो ठीक हैं, आपकी उम्र काफी ज्यादा है, आपने कैसे सह लिया? बस बेटा पूछो मत, इन दोनों को बचाने के चक्कर में मैंने भी झटका खा लिया। चलो कोई नहीं अम्मा जी। कुसुम जी, अच्छा हुआ आपने वक्त पर बचा लिया, वरना तो खैर तीनों को काफी देर तक बिजली के झटकों को सहना पड़ा, जिस वजह से अभी ये बोलने में थोड़ी कतरा रही हैं। इन्हें आराम दीजिए, ये दवाई मैंने लिख दी है, इंजेक्शन भी दे दिया है, अब इनसे सिर्फ आराम करवाइएगा। जी डॉक्टर साहब, आप फिक्र मत करिए। बा 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 बोलिए बोलिए, कैसा लग रहा है अब आपको? बस डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है जैसे 440 वोल्ट का झटका खाकर मरते मरते बचे हैं। अरे नहीं नहीं, इतने जोर का भी झटका आपको नहीं लगा, बस आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप आराम करिए, कुछ मत सोचिए। जी डॉक्टर। डॉक्टर के जाने के बाद तीनों आराम करती हैं और होश में आने के बाद जब कुसुम अपने हाथ से उन तीनों की सेवा करती है, एक साथ तीनों को खाना खिलाती है, तो रोते हुए तीनों कहती हैं, बहू हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तू हमारी सेवा कर रही है और तूने हमें बचाया। हाँ बहू, सबसे ज्यादा तो मैंने तुझे परेशान किया, बड़ी होने के नाते इतना हुक्म चलाया। हाँ बहू, मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने भी उतना ही परेशान किया जितना इन दोनों ने, प्लीज हमें माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, आपने मुझसे इतना कह दिया, आपको पछतावा हो गया, मेरे लिए वही काफी है। मुझे भी आप तीनों का एक साथ काम करने में मजा आता था, थोड़ी परेशानी होती थी। ओहो, मेरी बीवी की आखिर तीनों सासों से बन ही गई। अब आप तीनों ठीक हो जाओगे तो मैं घुमाने ले चलूंगा सबको। इस तरह कुसुम अपनी तीनों सासों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। भूत और चुड़ैल की नदी। अरे मटके में पानी खत्म हो गया है, अगर पानी नहीं लेकर आई तो रात भर हम लोग पानी कैसे पिएंगे? एक काम करती हूँ, अभी तो सभी लोग सो रहे हैं, पास वाली नदी से जाकर पानी भरकर ले आती हूँ। रात का समय होता है और गायत्री अचानक से नींद से जाग जाती है। उसे बहुत जोरों से प्यास लगी होती है, लेकिन उसके घर में पानी नहीं होता, जिसके चलते गायत्री अपना मटका उठाती है और पास वाली नदी से पानी भरने के लिए निकल जाती है। हे ऊपर वाले, ये पानी कैसी चीज बनाई है ना, अगर ना पियो तो प्राण निकलने को हो जाते हैं। ऐसा कहते कहते वो नदी किनारे पहुंच जाती है, जिसके बाद वो नदी से पानी भरने लगती है। पानी भरकर वो वहां से निकल ही रही होती है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है। कहाँ जा रही हो मेरी नदी का पानी लेकर? रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारी नदी से पानी कैसे लिया? जैसे ही गायत्री पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने भयानक भूत और चुड़ैल खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर गायत्री के हाथों से मटकी नीचे गिर जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगती है।
भूत चुड़ैल, हे भगवान, तुम इस नदी के अंदर क्या कर रहे हो? ये नदी हमारी है, इस नदी की मालकिन मैं हूँ। हम कई सालों से इस नदी के अंदर रह रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नदी से पानी लेकर जाने की? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम ये कैसी बात कर रही हो? पानी के लिए तुम मुझे सजा दोगी? और पानी तो अमृत है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवन कैसे जिएंगे? नहीं, इस पानी पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है और तुमने हमारी नदी से पानी लिया है, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा फिर कभी इस नदी पर नहीं आऊंगी। तुम्हें क्या हम बच्चे दिखाई देते हैं जो तुम हमें अपनी बातों में उलझा रही हो? तभी भूत अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम मेरी पत्नी होकर इसे डरा नहीं पा रही हो, जाओ अब इसे मार दो। अपने पति की बात मानकर चुड़ैल गायत्री को जान से मार देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव वालों को गायत्री की लाश नदी किनारे मिलती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। अरे ये तो बेचारी गायत्री है, इस बेचारी को किसने मार दिया? पता नहीं, इस बेचारी का तो कोई दुश्मन भी नहीं था जो इसे मारे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है किसी ने इसकी हत्या कर दी है। हमें इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी होगी। गांव के सभी लोग मिलकर पुलिस में कंप्लेन लिखवा देते हैं। पुलिस वाले गायत्री के हत्यारे को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत हाथ नहीं लग पाता। ऐसे ही उस नदी किनारे किसी न किसी की लाश मिलती रहती है, जिस बात से गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दिन गांव में पंचायत बिठाते हैं। अरे रोज रोज उस नदी किनारे किसी न किसी की लाश मिलती है। आखिर कौन है जो बेचारे मासूम लोगों को मार रहा है? मुझे तो ये काम किसी चुड़ैल का लग रहा है। अरे ममता, तुम कौन सी दुनिया में घूम रही हो? आज के जमाने में ये भूत और चुड़ैल कुछ नहीं होते। मानना है तो मानो, वरना मुझे क्या। वैसे भी रोज रोज किसी न किसी का नंबर आता ही जा रहा है। मैं तो ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। देखो, इस प्रकार तो हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। ममता सही कहती है। पुलिस ने कितनी कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। इसलिए हमें किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। क्या पता अब वही हमारी कोई मदद कर सकें। ऐसा सोचकर जितेंद्र गांव के कुछ लोगों को अपने साथ एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है, जिसके बाद जितेंद्र अपने गांव में हो रही सभी परेशानियों के बारे में तांत्रिक बाबा को बता देते हैं। तभी तांत्रिक जितेंद्र से कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गांव में हो रही समस्या का समाधान जरूर करूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक जितेंद्र और गांव वालों के साथ उनके गांव में पहुंच जाता है और जैसे ही रात होती है, रात के समय वो उसी नदी किनारे जाकर एक मंत्र का जाप करना शुरू करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्र को सुनते ही नदी के अंदर से भूत और चुड़ैल निकलकर बाहर आते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक से कहते हैं, क्यों तांत्रिक, यहाँ क्या करने आया है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? देख तांत्रिक, यहाँ से सीधी तरह चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो, तुम दोनों मिलकर इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर इन गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों, अब तो बीते हुए कल को वापस लेकर आएगा क्या? जो हुआ है वो ठीक नहीं हो सकता। हम इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले रहे हैं। क्या कहा? किसकी मौत? तुम दोनों की मौत कैसे हुई? तांत्रिक के पूछने के बाद भूत और चुड़ैल अपने बीते हुए कल के बारे में तांत्रिक को बताना शुरू करते हैं। हम इस गांव में रहा करते थे। हम पिटी जाति के थे और कुम्हार का काम करके अपने घर को चलाया करते थे। इस गांव के कुछ अमीर जादों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की और हमारे ऊपर बहुत अत्याचार भी किए। देखते ही देखते हमारे पास कुछ नहीं बचा था। काम भी सही से चल नहीं पा रहा था। छोटी जाति होने की वजह से कोई हमसे मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदता था। हम बहुत गरीब हो चुके थे। हमारे पास और कुछ रास्ता नहीं था, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर तांत्रिक को बहुत अफसोस होता है, जिसके बाद तांत्रिक भूत और चुड़ैल से कहता है, देखो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से तुम इन गांव के सभी लोगों को क्यों सजा दे रहे हो? मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ।
हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जब तक हम यहाँ पर हर किसी को नहीं मार देते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी भूत और चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनते, जिसके बाद तांत्रिक को न चाहते हुए भी मंत्र द्वारा पड़ी हुई भभूति और पवित्र गंगा जल उस नदी के अंदर छिड़कना पड़ता है, जिसके बाद नदी पवित्र हो जाती है और भूत और चुड़ैल जलकर राख हो जाते हैं और गांव वालों को उन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। गरीब का जादुई गौशाला। ये कैसन महामारी है, हमरी सभी गाय माता बीमार पड़ रही है। हे भगवान कुछ उपाय निकालो। अरे उमा तनिक जाओ और डॉक्टर को बुला के लाओ भाई। ठीक है जी, अभी लाती हूँ। तभी उमा गांव के जानवरों के डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है, जिसके बाद वे डॉक्टर शंकर के पास आता है और उसकी सभी गायों की चेकअप करने लगता है। अरे ये तो महामारी के कारण हुई गवा। अब हम तो का एक ही बात बोल सकते हैं, भाई भगवान से दुआ कर लो इन गौ माता के लिए। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है, जिसके बाद बेचारा शंकर रोते हुए अपनी पत्नी उमा से कहता है, भगवान अब का होगा हमरा, मैं तो लुट गया, बर्बाद हुई गवा, हमका कछु समझ नहीं आवत है। अरे हमरी गाय को हुई गवा का। तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी गुजरते हुए जा रहे थे, जो शंकर को देखकर कहते हैं, अरे काहे इतना रो रहे हो, समस्या के साथ हर बात का समाधान भी होता है, चिंता ना करो, तुहार गऊ ठीक हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें कछु करना होगा उसके साथ। बाबा हमका बताई दो और क्या कर सकत है, हम अपनी गौ माता के लिए, ये सबन बहुत ही बीमार है, हमका इनकी हालत देखी नहीं जात है। पहाड़ों के पीछे एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे एक देवता की मूर्ति है, अगर तुम उनकी पूजा कर सको तो तुम्हारी गौ एकदम ठीक हो जाएंगी। ऐसा बात है का? तो हम कल से ही पूजा शुरू कर देंगे। अगले दिन सुबह 5 बजे शंकर जंगल में जाकर पहाड़ों के पीछे वाली बस्ती के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उस बस्ती के अंदर बरगद के नीचे रखी हुई एक सफेद रंग की मूर्ति के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उस मूर्ति की पूजा करने लगता है। ऐसे ही वो लगातार कई दिनों तक करता रहता है, लेकिन उसकी सभी गाय वैसी की वैसी ही रहती हैं। जिसके बाद एक दिन सुबह सुबह वो अपनी सभी बीमार गायों को उस मूर्ति के पास लेकर आता है और गुस्से से उस मूर्ति से कहता है, अरे ये कैसन देवता हो तुमको हमरा और हमारी गौ माता का दुख नहीं दिखता? अरे इतने दिन से हम तुम्हारी पूजा पाठ किए जा रहे हैं, तुम्हें कौन फर्क नहीं पड़ता है? ये हमारा आखिरी दिन है, आइंदा हम तुम्हारी पूजा करने नहीं आएंगे। ये कहकर शंकर वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी उस मूर्ति के अंदर से एक देवता उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, तुम बहुत ही नेक दिल के हो, तुमने अभी तक अपनी सभी गायों की बहुत ज्यादा देखभाल की है, जो आज के समय में कोई नहीं करता। जितने भी लोगों की गाय महामारी के चलते मरी हैं, उन्होंने अपनी गाय की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारी गायों के प्रति ये प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी गायों को वरदान देता हूँ, ये हमेशा अमर रहेंगी और स्वस्थ भी। लेकिन इनमें से तुम्हारी 2 गायों को मैं वरदान देता हूँ कि एक गाय तुम्हारे सोने की हो जाएगी और दूसरी हीरे की। एक गाय जब भी गोबर करेगी तो उसका गोबर हमेशा सोने का ही निकलेगा और दूसरे के गोबर से हीरे निकलेंगे। ये कहकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं। उनके जाते ही शंकर की सभी गायें स्वस्थ हो जाती हैं और उनमें से 2 गायें सोने और हीरे की बन जाती हैं। जिसके बाद शंकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वहां से चला जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो बहुत ही खुशी से अपनी पत्नी उमा से कहता है, अरे उमा, बहुत ही खुशी का दिन है, आज हमारी सभी गाय स्वस्थ हो गई।
देखो तो तुम्हारे के लिए मिठाई का डिब्बा लेकर आए हैं। और ये देखो मैं मुन्ना के लिए नई नई पोशाक भी लेकर आया हूँ। अजी, ये कैसे मुमकिन है? आप तो इतना सामान लेकर आए हो, आपके पास पैसे कहाँ से आए? और ये दोनों गायें इतनी अजीब क्यों दिख रही हैं? एक सोने से सुनहरी है तो दूसरी हीरो से चमक रही है। अरे उमा, हमारी पूजा संपन्न हो गई। देवता अचानक से हमारे सामने प्रकट हुए और उन्होंने हमारी सभी गायों को स्वस्थ कर दिया, जिनमें से 2 गाय सोने की और हीरे की भी बना दी। तभी अचानक से सोने की गाय सोने का गोबर कर देती है और हीरे की गाय हीरे का गोबर कर देती है, जिसे देखकर उमा अचंभित रह जाती है और शंकर से कहती है, अरे अरे, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। गांव में ऐसा चमत्कार आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। अरे ये तो देवता की हम पर कृपा है, जो हम सबन पर बहुत ही अच्छे से बरस रही है। ये कहकर शंकर अपनी सभी गायों को अपनी गौशाला में बांध देता है और सोने और हीरे के गोबर को उठाकर ले जाता है और एक दुकान पर जाकर बेच देता है, जिसके बाद उसको कई सारे पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपने मुन्ना को अच्छे स्कूल में डालता है और अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदता है और दोबारा से दूध बेचने का काम भी शुरू कर देता है। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। बस ऐसा ही देवता अपनी कृपा हम पर बनाए रखे। शंकर अपने घर में बहुत ही खुशी से रह रहा था। उसकी गरीबी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो दूध बेचने का एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ गरीब लोगों की भी मदद करता है और एक गौशाला खोलता है, जहां वो बेसहारा गायों की देखभाल करने लगता है। गायों की देखभाल करके उसे बहुत अच्छा लगता था। शंकर जितना साफ दिल का था, उतना ही वो गांव वालों के लिए अच्छा सोचता था। उसने गांव के कई गरीब लोगों की बहुत सहायता भी की थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत रोते हुए शंकर के घर का दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मेरी मदद करो। मैंने सुना है आप देवता हो और लोगों की सहायता करते हो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद करो मेरी। तभी शंकर अपने घर का दरवाजा खोलता है, जिसके बाद उसके सामने एक बहुत ही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और जैसे वो शंकर को देखती है, वो शंकर से कहती है, मेरी मदद करो मेरी। मेरा एक लौता बेटा था और उसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है, लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर समय पर इलाज नहीं करवाया तो मेरा बेटा मर सकता है। मुझे उसके इलाज के लिए बेटा पूरे 10 लाख रुपए की जरूरत है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरी सहायता करो। तभी शंकर तुरंत ही अपनी तिजोरी से 10 लाख रुपए निकालता है और उस बूढ़ी औरत के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां वे डॉक्टर्स को 10 लाख रुपए दे देता है और इस बूढ़ी औरत के बेटे का इलाज करवाने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कछु समझ नहीं आ रहा। बेचारी बूढ़ी औरत इतनी परेशान है अपने बेटे के लिए। इसके बेटे को कुछ मत होने देना भगवान, इसके बेटे को कुछ मत होने देना। तभी डॉक्टर शंकर के पास आते हैं और शंकर से कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो गया है और आपके बेटे का ऑपरेशन भी ठीक हो गया है। अब वो पहले की ही तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद बूढ़ी औरत और शंकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद शंकर कई दिनों तक उस लड़के का इलाज करवाता रहता है। 1 महीने बाद जैसे वो लड़का ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आ जाता है, शंकर उसे अपने पास ही नौकरी पर रख लेता है और अपनी सभी प्रिय गायों का ध्यान रखने के लिए कहता है, मालिक आप चिंता मत कीजिए, आज से इन गायों को मैं ही देखूंगा और मेरे किसी भी काम में कोई कमी नहीं होगी। भूतिया दूध वाला। मिर्जापुर नाम का एक गांव था, जहां सभी लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उस गांव से दूध का बहुत उत्पादन होता था। ऐसे ही इशिता सोकर उठती है कि उसके दरवाजे पर डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलती है कि सामने एक दूध बेचने वाला आदमी होता है। अरे ओ शीला जी,
आइए, कब से हम खड़े हैं, जरा हमसे दूध ले लीजिए। आ तो गई, जरा रुको, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। शीला अंदर से खाली बर्तन लेकर आती है और कहती है, लो भैया। उफ, हमें ऐसे ना बोलिए, दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है। नाटकबाजी करना बंद करो और चुपचाप से दूध दो। अरे शीला, देता हूं ना मैं, आप तो गुस्सा हो रही हैं। शीला के बोलते ही वो दूध वाला आदमी जैसे ही उसके बर्तन में दूध डालता है तो वो दूध एक खूनी दूध बन जाता है, जिसे देखकर शीला के हाथ से वो बर्तन छूट जाता है। तभी जोर जोर से वो चिल्लाती है, खून खून, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। इतनी दूर से पास सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मेरी प्यारी शीला, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई, आ गई। तुम तो वही हो ना जिसे मैंने मार दिया था? तुम वापस कैसे आ गए? तभी वो दूध वाला एक भूत बन जाता है, जिसके बाद वो अपने डरावने हाथ से शीला का हाथ पकड़ता है और कहता है, घबरा क्यों रही है, खुश हो जा, मैं तेरे पास वापस आ गया, तुझसे दूर जाने बिल्कुल नहीं आया हूँ, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। भूत 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 भूत, छोड़ 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 छोड़, मेरा हाथ छोड़, दरिंदे में कहती हूँ, छोड़ मुझे, चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे फिर से मार दूंगी। इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मरे हुए को और कितना मारेगी जाने मन। भूतिया दूध वाला उसका हाथ पकड़ के घर में ही घसीटता है। शीला बहुत रोती है, चिल्लाती है, कभी टेबल को पकड़ लेती रुकने के लिए तो कभी दीवार के पर्दों को, लेकिन वो भूत मानता नहीं है और फिर अपने जादू से उसे हवा में ऊपर नीचे पटकता है और उसका सिर पकड़कर दीवार में मारता है, जिसके बाद वो मर जाती है और वो बोलता है, तुझे खून में यूं लथपथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काश तू मेरी बात पहले मान लेती तो शायद मुझे तेरा ये हाल न करना पड़ता। तुझे कितना चाहता था मैं, यूं ही थोड़ी ना रोज तेरे दरवाजे पर दूध देने आता था, पर तूने तो मार डाला, तो अब मुझे बदला तो लेना ही था मुझे। तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, भगवान तुझे सजा जरूर देगा, तेरे काले पापों का घड़ा जल्दी ही भरकर फूटेगा। हो गया ना तेरा, चल फूट, टाटा बाय बाय, खत्म तू तो शीला। ऐसे ही कुछ देर बाद वो दूध वाला भूत इंसानी वेश में जाकर कविता के घर पहुंचता है। अजी दूध ले लीजिए, दूध वाला हूँ मैडम। हाँ लो भैया, कर दो इसमें, और दूध ताजा तो है ना? जी मैडम। अरे कविता, तुम क्यों ले रही हो, तुम जाओ अंदर, मैं ले लूंगा। अरे खूबसूरत लड़की को इसने क्यों भेज दिया, अब इसे मार डालूंगा। ये बोलते ही अशोक दूध के बर्तन में देखता है कि दूध की जगह खून बर्तन में भर गया है। ये देखकर वो घबरा जाता है और कहता है, कौन हो तुम, मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? भूत हूँ मैं, भूतिया दूध वाला, जो लोगों को अपना दूध बेचकर मार डालता है, छोड़ूंगा मैं नहीं तुझे। पर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? मरेंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये बोलकर वो भूतिया दूध वाला अपने दूध की दूसरी कैन लेकर अशोक के सिर पर डालने लगता है, जिसके बाद उसके दूध से जलकर अशोक का शरीर एक मरते हुए पंछी की तरह फड़फड़ाने लगता है। तभी उसकी बीवी कविता आ जाती है, उसे भी वो भूत इसी तरीके से मार डालता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको मार डालूंगा। आ रहा है ये भूतिया दूध वाला दूध बेचने। ये बोलकर भूत जगह जगह गांव में लोगों को दूध बेचने जाता है और उन्हें उसी तरह दूध से जलाकर मार डालता है। धीरे धीरे गांव के लोगों में ये बात फैल जाती है कि जो इंसान मर रहा है उसके पास बिखरा हुआ दूध और दूध की कैन जरूर मिलती है। गांव के लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। तभी गांव के एक बुढ़िया ने उस भूत वाले दूध को पकड़ने का षड्यंत्र रचा। काली साड़ी, माथे पर काला टीका लगाकर, हाथ में हड्डी लेकर रात के 12 बजे वो तंत्र मंत्र से भूत को पकड़ने का यज्ञ कर रही थी। ओम ऐं ह्रीं ओम शं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम भट्ट स्वाहा। आजा भूतिये दूध वाले, जानती हूँ तू ही गांव में लोगों को दूध बेचकर मार रहा है। मैं तुझे आदेश देती हूँ, मेरे सामने प्रकट हो, इस घेरे में तुझे आना ही होगा। उस बुढ़िया के तंत्र मंत्र विद्याओं से भूत उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो बुढ़िया भूतिया दूध वाले पर अभिमंत्रित भभूत फेंक देती है। तभी वो भूतिया दूध वाला छटपटाने लगता है और गुस्से में बोलता है,
बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मुझे। क्यों मुझे यहाँ पर बुलाया है? मैं कहता हूँ छोड़। छोड़ूंगी, तुझे जरूर छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। जल्दी से बता दे क्यों तू लोगों को मार रहा है। मैं जानती हूँ तू ही दूध बेचकर लोगों को मार रहा है गांव में। मैं ही दूध बेचकर लोगों को मार डालता हूँ, तो कभी दूध से उनकी खाल उधेड़ देता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि उसने मुझे मार डाला था। कुछ 3-4 हफ्ते पहले की बात है। मैं बहुत ही खुश होकर साइकिल पर अपना दूध घर घर बेचने जाता था। ऐसे ही एक सुबह मैंने उसको देखा। उसका नाम शीला था। देखने में वो बहुत खूबसूरत थी। बस जब उसे पहली बार देखा तो दीवाना हो गया। रोज रोज मैं उसके घर बहाने से पहुंच जाता था। ऐसे ही एक दिन मैं दूध लेकर गया। उसने बोला, भैया और 2 लीटर दूध देना। जी मैडम जी, ये लीजिए। मैडम, आज साहब नहीं है क्या? वो सुबह सुबह ही कुछ महीनों के लिए बाहर काम करने गया है, तो अब से तुम 1 लीटर ही दूध देना। जी शीला मैडम। वाह, मौका तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं मौके का फायदा उठा सकता हूँ। अच्छा भैया, ये लीजिए इस महीने का एडवांस। दूध वाला पैसे लेने की जगह शीला का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आहा, ये नरम नरम सफेद दूध जैसी कलाइयाँ, इससे तो मैं रोटियां पकवा कर खाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शीला, आओ मुझसे शादी कर लो। रोज तुम्हारे पास आने से अच्छा है मैं तुम्हें अपने घर में देखूं। अब रहा नहीं जाता। भैया, ये क्या बदतमीजी है? कैसे बोले जा रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ और निकलो मेरे घर से। इतने भोले भाले चेहरे के पीछे आप कितनी गंदी सोच हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब तो पता चल गया ना मेरी जान, तो चल शादी कर ले, चल मुझसे शादी कर ले। ये बोलकर दूध वाला आदमी शीला का हाथ खींचकर ले जा रहा होता है। तभी शीला अपने दूसरे हाथ से उसके दूध के कैन को उठाकर उसके सिर पर जोर से मारती है, जिससे उसके सिर से बहुत खून निकलने लगता है और वो मर जाता है। उसका सारा खून जमीन पर फैल जाता है। बस उस दिन के बाद मैं भूतिया दूध वाला बन गया और मैंने ठान लिया कि जितनी बेरहमी से उसने मुझे मारा है उतने ही तड़प से उसे मारूंगा और साथ ही और भी लोगों को दूध बेचकर मार डालूंगा। भूत बनने के बाद सबसे पहले मैंने शीला को ही मारा था। एक तो गलत नजरों से औरतों को देखता है, छूता है और फिर घमंड दिखाता है। तेरे साथ जो किया उस लड़की ने बिल्कुल ठीक किया, और अब जो मैं तेरे साथ करूंगी वो बहुत ठीक होगा। ये बोलते ही वो चुड़ैल शिव त्रिशूल से उस भूत के पेट को आर पार कर देती है, जिसके बाद वो मर जाता है और हमेशा हमेशा के लिए उस भूतिया दूध वाले की कहानी खत्म हो जाती है।